मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम, राजस्थान के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रदूषण। प्रदूषण में हम बात करेंगे आज ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण की कोई परिभाषा करना कठिन कार्य है, क्योंकि ध्वनि किसी एक व्यक्ति को असहनीय हो सकती है तो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। ध्वनि प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी परिभाषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण वह है जो मानव के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है। हमारे कान जिस कम से कम ध्वनि को सुन सकते हैं उसे डेसिबल यूनिट द्वारा मापा जाता है, जो सामान्यतः कान के लिए शून्य होता है। ध्वनि तरंग या फ्रीक्वेंसी की होती है। इसके ऊपर और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ध्वनि विहीन या ध्वनि भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे कान इसे सुन नहीं सकते। हमारे कान के पास से जाने वाली रक्त ध्वनि, जिसे कैरोटिड कहते हैं, उसके रक्त प्रवाह की ध्वनि कान नहीं सुन सकते, क्योंकि यह 7 फ्रीक्वेंसी की होती है। प्रकृति का वरदान है। यदि हम उसे सुन सकते तो शायद हम में से कोई भी बिना पागल हुए नहीं रह सकता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती है। इसे संक्षेप में डीबी कहते हैं। शोर की तीव्रता की यह इकाई है। हम इस तालिका के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में उल्लेखित ध्वनि तरंगों के मानदंड को देखेंगे। हम यदि औद्योगिक क्षेत्र में हैं तो दिन में ध्वनि की मानक है 75 डेसिबल और रात में 70। यदि हम व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, कॉमर्शियल रीजन में हैं, तो दिन का रहेगा 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र है, रेजिडेंशियल क्षेत्र है, तो वहाँ पर ध्वनि और भी कम होनी चाहिए, तो दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल। और यदि शांत क्षेत्र है, जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई भ्रमण क्षेत्र है, तो वहाँ पर ध्वनि की जो तीव्रता है वो 50 दिन में और रात में 40 होनी चाहिए। साधारणतः 50 डेसिबल की ध्वनि कानों को बुरी नहीं लगती, लेकिन अधिक ध्वनि होती है, 95 से अधिक होती है, तो विशेषज्ञ की राय है कि 85 डेसिबल की ध्वनि में अधिक समय तक रहने से मनुष्य में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कान के पर्दे फट सकते हैं। जबकि 130 से अधिक ध्वनि सुरक्षा के बावजूद घातक हो सकती है। तो ध्वनि के जो स्रोत है प्रदूषण फैलाने के, उसमें मुख्य है वाहन। आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ वाहनों का बढ़ना इसका मुख्य कारण है। आज अनेक वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, रेल, ये सड़कों पर चलती हैं या रेलवे लाइन पर चलती हैं, तो इनसे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। फैक्ट्री और कारखाने, मनुष्यों की सहायक सिद्ध होने वाली मशीनें अपने शोर से अप्रत्यक्ष रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हैं। इनमें काम करने वाले लोगों को लगातार कम से कम 8 घंटे 100 डेसिबल या इससे ऊपर का शोर सहन करना पड़ता है। मद्रास की औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा सर्वेक्षण किया गया कि 20% कामगार अपने श्रवण शक्ति खोते जा रहे हैं। लगातार अधिक आवाज़ में कार्य करने से उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मनोरंजन के साधन, पॉप संगीत, लाउड स्पीकर, ईयरफोन, बच्चों के खिलौने जो ज़्यादा शोर उत्पन्न करते हैं,
कार या मोटरसाइकिल रेस। और आज जो हम देखते हैं कि हर एक कार्यक्रम में, उत्सव में, शादी ब्याह में जो आधुनिक यंत्रों का यूज़ किया जाता है, जो डीजे का यूज़ किया जाता है, उससे भी ध्वनि का दुष्प्रभाव पड़ता है। वो भी एक मुख्य स्रोत है। अब हम देखें कि ध्वनि प्रदूषण के और भी कई स्रोत हैं, जिसमें घरेलू वस्तुएं। आधुनिकीकरण के कारण घरों में कूलर, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर, मिक्सी, कॉल बेल, टेलीफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, टीवी, रेडियो भी लगातार समय समय पर बहुत ज़्यादा जब आवाज़ करते हैं या लगातार चलते रहते हैं, तो उससे भी एक परेशानी होती है और वो भी मनुष्य को की श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाती है। विमानों का शोर। ध्वनि प्रदूषण के लिए वायुयान और तेज उड़ने वाले जेट विमान सबसे अधिक दोषी माने जाते हैं। हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। यह 100 से 130 डेसिबल के बीच होती है, जो कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हम देखें तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में सुनने की श्रवण शक्ति पर ध्वनि का सबसे ज़्यादा असर होता है। सुनने की ताकत कम हो जाती है। दूसरा है शरीर को स्थिर रखने की शक्ति भी कानों के वेस्टिबुलर भाग से होती है। एकाएक तेज ध्वनि से चक्कर, उल्टी आदि आ सकती है और बेहोश होकर भी गिर सकता है। तीसरा है मस्तिष्क पर ध्वनि प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दिमाग के हाइपोथैलेमस भाग के ज़्यादा क्रियाशील होने से पिट्यूटरी एवं एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जो शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करते हैं। इससे नींद का ठीक नहीं आना, आँखों में जलन, एकाग्रता का खत्म होना, स्मृति का कमज़ोर होना और हमेशा तनाव बना रहना, सिर दर्द रहना ज़्यादा शोर वाली आबादी में पाया जाता है और मानसिक बीमारियों के रोगियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हृदय रोग के रोगी ध्वनि प्रदूषण के कारण बढ़ते जा रहे हैं। एकाएक तेज ध्वनि से सूक्ष्म रक्तवाहिनियों का रक्त प्रवाह कुछ समय के लिए रुक जाता है, जिससे स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हृदयघात, हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना होती है। यही नहीं, हृदय गति बढ़ जाने से व्यक्ति घबराहट महसूस करता है। पाया गया है कि हृदय की मांसपेशियों में भी ध्वनि प्रदूषण से कुछ अपूर्णीय बदलाव आ जाते हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है। आयनामिक नर्वस सिस्टम में अस्थिरता आ जाने से रक्तचाप घटता बढ़ता रहता है, जो कि बाद में उच्च रक्तचाप में बदल जाता है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले अनुसंधान से पता चला है कि पर्यावरण में ध्वनि की तीव्रता पिछले 10 वर्षों में दुगनी हो गई। जिसको हम तालिका के द्वारा देखें तो ध्वनि की जो डेसिबल में जो प्रभाव है, 0 जो डेसिबल है वो सुनने की शुरुआत होती है। 0 से 30 स्वाभाविक निद्रा में जागना, 50 निद्रा न आना, 80 कानों पर प्रतिकूल प्रभाव और 90 कार्यकुशलता का कम होना और 55 से 130 135 संवेदना आरंभ, मिचली, चक्कर आना, स्पर्श तथा पेशी संवेदना में अवरोध। 140 से ऊपर डेसिबल में हो ध्वनि तो पीड़ा आरंभ, कानों में पीड़ा, बहुत देर होने पर पागल जैसा होने की स्थिति। 150 डेसिबल से अधिक में त्वचा में जलन, 160 डेसिबल होने पर छोटे मगर स्थायी परिवर्तन और 190 डेसिबल से अधिक होने पर बड़े स्थायी परिवर्तन थोड़े समय में ही देखने को मिलते हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः तीज त्योहारों पर अधिक होता है।
ब्याह शादियों में होता है और संगीत बजने वाले संगीत वाद्यों के कारण भी होता है। जन्मदिन पार्टियों आदि के आयोजन में भी लोग ध्वनि यंत्रों का यूज करते हैं। इसी मौके पर एक सर्वेक्षण से राज्य के 6 शहरों के आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत हैं। राजस्थान के विभिन्न शहरों में दीपावली से पूर्व और पश्चात के आंकड़े लिए गए हैं। अलवर में दीपावली से पहले 2000 में जो आंकड़े लिए गए थे 75 डेसिमल और दीपावली के बाद 79, और 2001 में दीपावली के बाद 16 और दीपावली के बाद 75। बीकानेर में 59, 66। तो ये जो जयपुर में 74 थे दीपावली से पहले और दीपावली के बाद 75। तो आंकड़ों से स्पष्ट होता है इनको देखकर कि आवासीय क्षेत्रों में 45 से 55 डेसिमल सामान्य मापदंड के विरुद्ध सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण 74 डेसिबल उदयपुर में, तो सबसे कम 56, किंतु सामान्य से भी अधिक कोटा में। यह आंकड़ा व्यावसायिक क्षेत्रों में सामान्य मानदंड डेसिमल की तुलना में अधिक है, 55 से 65 का जो सामान्य आंकड़ा है। इस प्रकार 2003 में कराई गई एक अध्ययन से भी अलवर भरतपुर के जिले के आवासीय और वाणिज्य क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण औसत से काफी ऊपर पाए गए। अलवर शहर में भी आवासीय क्षेत्रों में 65 डेसिबल की तुलना में 114 डेसिबल पाया गया। वाणिज्य क्षेत्रों में 17 के स्थान पर 106 पाया गया और जो शांत क्षेत्र हैं वहां पर भी 103 डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण पाया गया। इसके अलावा भरतपुर जिले में भी औसत जो ध्वनि थी 89.6 और जयपुर के बाजारों में ध्वनि का स्तर 75 से 80 डेसिबल तक रहा और शादी ब्याह में ये जो है और भी ज़्यादा 90-100 तक पहुंच जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण का किस तरह नियंत्रण किया जाए। ध्वनि प्रदूषण के लिए नियम बनाए गए। राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट 1963 बना। इसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत व्यवस्था की कि रात को 10 से और सुबह प्रातः 5 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र या जो भी लाउड स्पीकर है वो काम में नहीं लिए जा सकते। प्रतिबंधित समय में अनुमति लेकर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। भारतीय संविधान की धारा में भी 39E, 47, 48A और 51 ऐसे जे में शोर नियंत्रण के कई कानून की व्यवस्था है। राजस्थान कोलाहल नियंत्रण नियम 1964 की धारा में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि चिकित्सालयों, टेलीफोन एक्सचेंजों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हॉस्पिटलों, न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों के परिसर में 165 मीटर की दूरी के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र या लाउड स्पीकर का काम नहीं लिया जा सकता। भारत मोटर वाहन अधिनियम कानून 1947 में भी शोर नियंत्रण के प्रावधान है। कानूनों में यह भी प्रावधान है कि अवहेलना करने पर, इन कानूनों की अवहेलना करने पर व्यक्ति संस्था का दोष प्रथम बार प्रमाणित होने पर 250 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार प्रमाणित होने पर 250 रुपये तथा 1 माह की कैद दोनों की सजा। ध्वनि प्रदूषण पर कानून नियंत्रण के अलावा इससे होने वाले नुकसान ये तो कुछ उपाय और दिए गए हैं, सुझाए गए हैं। व्यक्तिगत तौर पर अपने को ध्वनि प्रदूषण से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ज़्यादा ध्वनि वाले क्षेत्रों में ईयर मैट लगाना चाहिए। दूसरा, घरों का ऐसा निर्माण जिसका मुख्य दरवाज़ा ज़्यादा यातायात वाली सड़कों की तरफ न हो। दीवार को मोटा रखने से ध्वनि कम मात्रा में घरों में प्रवेश कर पाती है। छत की ज़्यादा ऊंचाई न हो। ऊपर वाली मंजिलों में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा पहुंचता है क्योंकि उनकी दीवारें पतली होती हैं। तीसरा है, पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं। कारखानों के आसपास, सड़कों के किनारे, रेल लाइनों पर भी दोनों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि वृक्ष भी ध्वनि को अवशोषित कर ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं, मदद करते हैं। और अनेक जो पेड़ हैं सदाबहार, जामुन, पीपल, आम, खजूर आदि को हम लगा सकते हैं। कारखानों में होने वाले शोर को कम करने, नियंत्रण करने के लिए भी मशीनों में साइलेंसर लगा सकते हैं और चलाने के लिए मजदूरों को आवश्यक रूप से ईयर प्लग, ईयर पम्प्स, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।
मशीनों की समय समय पर मरम्मत सफाई करते रहें, तेल ग्रीस करते रहें, जिससे उसके अंदर ज़्यादा ध्वनि नहीं निकले। इसके साथ ही कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 2-3 दिन आराम देने से उन्हें शोर से होने वाली जो हानियां हैं, नुकसान प्रभाव है, उससे बचा जा सकता है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, कारखानों का निर्माण घरों से दूर किया जाना चाहिए। खराब इंजन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं और कानूनों के सहारा लेकर भी हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं।